पीआरपी क्या फिनोमेना क्या होता है और ये हमारी जी बॉडी को किस तरह से असरअंदाज होता है? फिलर्स और बोटॉक्स हैं, जी तो ये कितने इफेक्टिव होते हैं? ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट्स ब्यूटी पार्लर्स में हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। अच्छा, डॉक्टर साहब, इसके साथ आजकल एक नई टर्म यूज हो रही है, स्किन बूस्टर्स। वो ये ज्यादा मेकअप जो है, ओवर मेकअप जिसको हम कहते हैं, ये कितना नुकसान दे स्किन के बहुत लिए? नुकसानदेह। देखिए, आप अपनी स्किन को ब्रीद ही नहीं करने दे रहे हो। जो एस्थेटिक फिजिशियंस के साथ बात होती है तो वो रिकमेंड करते हैं जी आप पीआरपी करवा लें। तो ये पीआरपी क्या फिनोमेना क्या होता है और ये हमारी जी बॉडी को किस तरह से असरअंदाज होता है बहुत और कितना ज़बरदस्त इफेक्टिव चीज़ है? है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप पेशेंट का ब्लड लेते हो, उसमें से जो बेहतरीन वाला प्लाज्मा है जी। वो अलहदा कर लेते हो और फिर वो उसी पेशेंट को री इंजेक्ट करते हो। ठीक है। उसमें फिर आप कॉकटेल्स डाल लेते हो। जैसे मुझे लगे कि आपको वाइटनिंग की ज़रूरत है तो मैं आपके प्लाज्मा में थोड़ा सा ट्रांसमिन डालूंगी। अगर मुझे लगे कि आपको एक्नी है, मैं एंटी एक्नी कोई कॉकटेल उसमें डालूंगी, तो वो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा होगा। जो मैं खाली आपको टीके लगाऊंगी वाइटनिंग के, या जो मैं खाली आपको एक्नी के लगाऊंगी, जब मैं आपकी पीआरपी में डाल के लगाऊंगी तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। पीआरपी तो मेरा फेवरेट ट्रीटमेंट है। तो डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ यानी कि पीआरपी के साथ हमें दूसरी चीज़ जो सुनने को मिलती है वो फिलर्स और बोटॉक्स हैं। जी तो ये कितने इफेक्टिव होते हैं? क्योंकि मेरा ना दोनों स्कूल ऑफ थॉट से पाला पड़ता रहता है। एक लोग जो हैं वो इसके हक में बोलते हैं, जो स्पेशली एस्थेटिक फिजिशियंस होते हैं, और एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहते हैं कि जी नहीं, ये सारी चीज़ें नुकसानदेह हैं, कि फिलर्स इंजेक्ट करवाना और बाकी सारी चीज़ें। तो आपका इस पे टेक क्या देखिए है? आहिर, अब आप मेरे पास आए हैं व्हेन यू वर 25 और आप कहते हैं कि मुझे बिल्कुल फिट कर दें, तो मैंने छोटे मोटे फेशियल्स की भी शायद ज़रूरत ना पड़े, एक छोटे मोटे मास्क से ही आप बहुत ग्लो करोगे और सब कुछ। देन यू वॉक इन व्हेन यू आर 45 और आप रिंकल्स लेकर आ गए हो, आपकी आंखों के इर्द गिर्द छुरियाँ हैं, माथे पे हैं। बिकॉज जब हम बोलते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं तो वो लाइंस परमानेंट होनी शुरू हो जाती हैं। बोटॉक्स इज़ अ प्रिवेंशन। अगर अब आप सोचे दुल्हने, अब इट्स प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट? इट्स अ प्रिवेंशन। अगर आप टाइम से शुरू कर लो। अब बहुत सी बच्चियां अपनी शादी से पहले आके बोटॉक्स करा लेती हैं कि लाइंस बने ही ना। इट इज़ अ प्रिवेंशन। ठीक है। ये मसल में लगता है, बहुत सुपरफिशियल लगता है और ये सिर्फ लाइंस को बनने से रोकता है। द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट इज़। आई विश कि जब हम लोग यंग थे हमें पता होता कि ये प्रिवेंशन है, तो हम तो शुरू कर लेते तब से। अब आप 45 में मेरे पास आए हैं, आपकी लाइंस इतनी डीप हो गई हैं, ना मेरा कोई फेशियल उन पे काम करेगा, ना कोई कोलेजन क्रीम उन पे काम करेगी, कुछ भी काम नहीं करेगा। लोग जी माइक्रो नीडलिंग पे लगा देते हैं कि बोटॉक्स नहीं करा रहा पेशेंट, चलो इसे माइक्रो नीडलिंग का लारा लगा दो, साल कराता रहेगा। नहीं, माइक्रो नीडलिंग भी उन लाइंस का कुछ नहीं कर सकती। इवेंचुअली आपने बोटॉक्स ही लगाना है। ठीक है। और देयर इज नथिंग रॉन्ग। एक मिथ है कि ओह जिंदगी में सिर्फ 15 बार लग सकता है, ओह जिंदगी में सिर्फ 18 बार। नहीं, आप जितनी बार मर्जी चाहो लग सकता है। इट्स वेरी सेफ, वेरी सेफ। यस। फिलर्स की जो बात है कि भी कुछ लोग यानी कि जो रीशेप करते हैं अपने यानी कि लिप्स को, वो भी देखिए, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। अब आप बच्चियां आती हैं, मैं तो उनको पहले तो समझाती हूँ कि मत कराओ, इतनी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। बट एक बच्ची घर से माइंड बना के आई है, पैसे बैग में डाल के लाई है, वो करा कर ही जाएगी। तो अब तो थैंक्स टू सोशल मीडिया हर कोई कराना चाहता है, हर किसी को वो कार्डेशियंस वाली लुक ही चाहिए। हाँ जी। ये इसको बल्कि डॉक्टर साहब आप इस नज़र से देखती हैं कि हमारे अंदर जो एक एहसास महरूमी पैदा हो रहा है सोशल मीडिया की वजह से, कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो डिफरेंट किस्म के फिल्टर्स लगा के तस्वीरें डाल रहे होते हैं और हम घर बैठे अपने आप को कह रहे होते हैं कि नहीं यार। और मुझे ये समझ नहीं आती कि ये सारी दुनिया इन्फ्लुएंसर्स के पीछे पड़ी हुई है, उनकी बातें सुन रही है। मतलब अगर आपकी गाड़ी का टायर खराब है तो आप बेकरी पे तो नहीं जाओगे ना, आप वर्कशॉप पे जाओगे। इसी तरह आप स्किन केयर रूटीन या ये चीजें इन्फ्लुएंसर्स के पीछे लग के भाई कैसे फॉलो कर सकते हो? वो तो पैसे ले रहे होते हैं। एग्जैक्टली वो आज मेरे क्लिनिक की तारीफ करें, कल वो किसी और के क्लिनिक जहाँ से मुफ्त में हो जाए, परसों वो किसी और जगह पे जाएंगे। तो प्लीज मेरी ये एक रिक्वेस्ट है कि स्टॉप लिसनिंग टू इन्फ्लुएंसर्स। और आपके पास डॉक्टर्स हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिशियंस हैं, गो टू देम और प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। जो कॉम्पिटेंट लोग हैं। हाँ। असल में और फिर जी बेसन रगड़े जा रहे हैं, हल्दियां रगड़ी जा रही हैं, उस इन्फ्लुएंसर ने कहा था, ये कहा था, फलां ने कहा था, मैंने ये करना है। और एक डॉक्टर साहब इसमें और मैं जो एक वो शिफ्ट देख रहा हूँ ना, वो ये है कि कुछ लोगों को पर्सनली मैं जानता हूँ कि जिन्होंने जो पहले ब्यूटिशियन थे, मेकअप स्टूडियोज थे, बाद में उन्होंने अपने आप को जी कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, और उसके बाद अब तो बाकायदा अपने आप को स्किन स्पेशलिस्ट कहना शुरू कर दिया। ऐसे ट्रीटमेंट्स ब्यूटी पार्लर्स में हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए।
और और लोग उनको ट्रस्ट कर रहे हैं, they are not allowed to do that it's a next level of quackery. वो ऐसा हो रहा है, यानी कि मैं बिल्कुल हो रहा पर्सनली है। कई लोगों को Yes, जानता हूँ कि वो हाँ। एक ट्रांसफॉर्म किया उन्होंने। दिस इज समथिंग वेरी सैड कि एक बच्ची, शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ एन एस्थेटिशियन, उसको कहीं जॉब नहीं मिली। फिर उसने मुझे कॉल की कि मैं फ़लाँ एक कोई छोटा सा सैलून, मैं नाम नहीं लूँगी, मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ। मैंने कहा आप वहाँ पे क्या कर रहे हो? तो कहती है वहाँ पे जो ख़वातीन आती हैं, मैं उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ कि बोटॉक्स करा लें मेरे से, ये करा लें। तो मैंने कहा कन्विंस होती हैं? कहती हैं हाँ 20% कन्विंस हो जाती हैं। तो मुझे इतना बैड फील हुआ फॉर दैट डॉक्टर ऑल्सो कि मतलब शी डिडंट डिजर्व टू बी इन अ सैलून। उसको, बट अब नहीं है नौकरियां, जगह नहीं है, सैचुरेशन हो गई है और पार्लर्स में सब कुछ हो रहा है। ऐसे ही ये पार्लर्स वाले जो है ना, ये इनको ना एक तो वो कहते हैं कस्टमर घेरना आता हाँ, है बिल्कुल, कि वो बिल्कुल। करके जो साथ ही वो एक मशीन रख लेते हैं साथ की, हमारे पास ये मशीन आ गई है तो हम इससे जी बिल्कुल, ये करवा लेंगे। इवन कि मैं बिकॉज वो जिस एवरीथिंग सैलून से हैज करवाता बिकम, हूँ हाँ तो उधर भी है। वो हाँ जी, वो उसने वो नई मशीन परचेज किया, तो वो लास्ट टाइम मैं खत करवाने गया तो मुझे कहानी सुना रहा है कि भी सर आप ये आप भी करवा करा लें, लें, ऐसे हाँ स्किन ऐसी हो जाएगी। बेसिकली इट हैज बिकम अ मनी मिंटिंग प्रोग्राम, आई थिंक। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा एक वो थ्रेडनिंग भी यूज़ की जाती है, यानी कि ये जो हमारी रिंकल्स होती हैं उसको ख़त्म करने के लिए, स्पेशली नेक एरिया से या थ्रेड area लिफ्ट से। मुझे बहुत पसंद है। थ्रेड्स भी जब आप बेबी थ्रेड्स डालते हो उससे बहुत ज़्यादा कोलेजन प्रोड्यूस होता है, वही ठीक है। क्योंकि हर चीज़ घूम फिर के कोलेजन पे आ रही है। आप ये देखो टू लुक यंग, तो हम थ्रेड्स लिफ्ट, एक बड़े थ्रेड्स होते हैं उन्हें कॉग्स कहते हैं, वो उसे लिफ्ट बहुत ज़बरदस्त लिफ्ट आती है, वेरी सेफ, वेरी सेफ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ आजकल एक नई टर्म यूज़ हो रही है, स्किन बूस्टर्स। जी, वो क्या चीज़ है? वो भी मेरे बहुत फेवरेट हैं। वो इस तरह के प्री पैक्ड इंजेक्शंस आते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, बात फिर वही कोलेजन पे आ गई। आप उनको इंजेक्ट करते हो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फेस में, नेक में, और वो कोलेजन बनाते हैं। दे आर बेसिकली कोलेजन बूस्टर्स। तो वो जैसे आपने महीने के शुरू में लगाया और फिर 30 डेज़ के बाद दोबारा उसका बूस्टर टॉपअप बहुत ज़रूरी है। टॉपअप लग गया, फिर पूरे साल के लिए यू आर गुड टू गो। पूरा साल कोलेजन आहिस्ता 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 बनता रहता है, बनता रहता है। सो ये तो एक बहुत रेवोल्यूशनरी चीज़ आई है स्किन इंडस्ट्री में। आई एम वेरी हैप्पी। इसको प्रोफाइलो भी कहा जाता है, प्रोफाइलो के नाम से, प्रोफाइलो इज़ अ ब्रांड नेम। ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स पे लगता है फेस पे, और इट्स एन अमेजिंग थिंग। अब क्योंकि प्रोफाइलो वाज वेरी एक्सपेंसिव। और ये आइडेंटिफाई कौन करता है कि किस किस पॉइंट पे लगना चाहिए? ये जब हम इनकी ट्रेनिंग्स के लिए जाते हैं, वी गो अब्रॉड, जहाँ पाकिस्तान में बहुत ट्रेनिंग्स होती हैं, वहाँ पे हमें सिखाया जाता है। बायो एस्थेटिक पॉइंट्स होते हैं जिन्हें बैप पॉइंट्स कहते हैं फेस पे, 5 पॉइंट्स ईच साइड, उन पे इंजेक्ट करना होता है। और ज़बरदस्त हाइड्रेशन, बेसिकली ये जो होते हैं ना, हाइड्रेशन बूस्ट होते हैं। फिर वही बात कहते हैं कि स्किन तब तक अच्छी नहीं लग सकती जब तक हाइड्रेटेड नहीं होगी। तो एक तो आपने पानी पी के हाइड्रेट करना है, दूसरा आपने स्किन के लेवल पे भी उसको हाइड्रेट करना है। तो वो ये स्किन बूस्टर्स इसलिए कुछ सालों से आ रहे हैं मार्केट में, दे आर वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो स्किन ग्लो है, यानी कि ग्लोइंग स्किन हर बंदे की ख्वाहिश है, वो मेल हो फीमेल हो, बल्कि आजकल तो मैं देखता हूँ लड़कों में ज़्यादा इस चीज़ की वो क्यूरोसिटी है कि वो किस तरह से उनकी जो स्किन है वो शाइन करे। तो उसके लिए अगर 2 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूं कि अगर एक ये है कि हमें रूटीन में कौन कौन से प्रोसीजर्स करवाते रहना चाहिए और कितने ऑफनली वो करवाने चाहिए, कितने अच्छे बाद करवाने चाहिए, और दूसरा ये, बल्कि दूसरा क्वेश्चन मैं बाद में पूछूंगा, पहले इसको डिस्कस करें। स्किन ग्लो के लिए देखिए, पहले तो मैं कहूँगी ड्रिप्स, क्योंकि ये जो ड्रिप्स हैं ये एक तो आपको अंदर से पूरी तरह क्लेंस कर रही हैं, डिटॉक्सिफाई कर रही हैं, आपकी इम्यूनिटी ठीक कर रही हैं, आपके बहुत सी चीज़ों को क्लीन कर रही हैं। ग्लो आप मतलब वंस अ मंथ ले लो, एक ड्रिप ले लो। उसके अलावा जो वाइटनिंग ड्रिप्स होती हैं यही ग्लो ड्रिप्स, मैं वाइटनिंग नहीं कहती, आई कॉल देम कॉकटेल ड्रिप्स। हाँ, ग्लूटाथायोन, मतलब क्यों हम ग्लूटाथायोन लगाएं, एंटीऑक्सीडेंट है। अच्छा, ग्लूटाथायोन ड्रिप नहीं, आप नहीं जा सकते हो किसी भी उसमें क्लिनिक में, विटामिन सी घर पे पियो। ठीक है। विटामिन सी पियो, आप कुछ दिनों में आप देखना आपका नाक चमकने लग जाएगा, क्योंकि वो अच्छी तरह आपको क्लेंस करिए। डेली हमारी रिक्वायरमेंट एनीवन जो 25 प्लस है 2000 है, तो एक जो गोली 1000 की उससे भी आती है 500। जो जूस का एक ग्लास है ऑरेंज जूस का, उसमें 800 होती है। ठीक है। आपने अब 2 ग्लास ना पिए, इतनी चीनी अंदर जा रही है, उससे बेहतर है आप ये जो विटामिन सी की गोलियां अवेलेबल हैं या वो पिए, वो ज़रूर पिए अगर आप स्किन क्लिनिक में नहीं जा सकते हो और ड्रिप्स नहीं। सेकेंडली, आप फेशियल्स कराएं, वंस अ मंथ करा लें। कोलेजन फेशियल्स हैं, जैसे फोटो फेशियल है, ये IPL के शॉर्ट्स आपको लगते हैं बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, पूरा महीना कोलेजन बनता रहता है। ठीक है। इसी तरह हर स्किन क्लिनिक पर सारे फेशियल्स अवेलेबल हैं, वो करें। फिर वही कीप योर स्किन हाइड्रेटेड। आप फेशियल्स भी करा रहे हैं, आप क्रीमें भी लगा रहे हैं, आप पानी नहीं पी रहे, एवरीथिंग गोज टू, कोई फ़ायदा ही नहीं है किसी भी चीज़ का। फिर स्किन आपकी कब डल होना शुरू होती है? जब स्किन की थिकनेस कम होती है। स्किन की थिकनेस कब कम होती है? जब कोलेजन कम होता है। कोलेजन स्किन को ग्लो दे रहा है ना, कोलेजन ना कम होने दें।
उसको मेंटेन रखें। अच्छा, दूसरी कि कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या और वो चाहते हैं कि वो उनकी जो स्किन है वो भी ग्लो करें, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी जो स्किन केयर रूटीन है वो कैसी होनी चाहिए कि अगर हम क्लिनिक अफोर्ड नहीं कर सकते? देखिए, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं ये, थैंक्स टू कोरियन प्रोडक्ट्स। आप घर में राइस प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, आई स्वेयर बाय देम, मतलब ये कोई मिथ्स नहीं है, राइस प्रोडक्ट्स एक्चुअली वर्क। आप पानी यूज़ करें चावल का, आप फर्मेंटेड पानी यूज़ करें, अपने बालों पे यूज़ करें। आप उबले हुए चावलों की पेस्ट बना के अंदर एलोवेरा, विटामिन ई, बेसिक चीज़ें डाल के, उससे बेहतरीन कोई नाइट क्रीम नहीं है। आप टोमेटोज़ फेस पे यूज़ करें। आप लेमन्स बिल्कुल मत यूज़ करें, नो, बिल्कुल नहीं यूज़ करने लेमन्स, तो तबाही है। राइस का किस तरह से यूज़ करने? टोमेटोज़ इट्स बहुत बेहतरीन एक्सफोलिएशन है। आप कट करें, बीच में से पूरे फेस पे रब करें, ज़बरदस्त आपकी स्किन। उसके अलावा स्किन लाइटनिंग के लिए पोटैटो, आलू को कट करें, उसको अपने फेस पे रब करें, उसका जूस निकाल लें, रॉ आलू का जूस निकालें, उसको आप अपने फेस पे लगाएं। आप 2 दिन बाद मुझे कॉल करके बताना आपका टैन गया, आपकी ग्लो, आपकी लाइटनिंग होगी। तो कुछ लोग बेसन और वो उसमें लेमन डाल के बेसन और जो हल्दी है ना जी, ये इंडियंस आपको होता है सब कॉन्टिनेंट बहुत यूज़ होते हैं, बट ये ओवर एक्सफोलिएशन की तरफ ले जाते हैं, स्किन को ड्राई कर देते हैं। हाँ, वंस अ वीक यूज़ कर लें, फाइन, बट फिर बच्चियां हमारे यहाँ डेली यूज़ करना शुरू कर देती हैं। स्किन टाइप का भी बिल्कुल, ड्राई स्किन वाले बेसन ना यूज़ करें, ड्राई स्किन वाले हल्दी ना यूज़ करें। जैसे अगर आपकी ड्राई स्किन है, आप हल्दी दही में यूज़ करें, बेहतरीन मास्क है हाइड्रेशन का। लोगों को तो पता नहीं होता कि उनकी स्किन टाइपिंग कौन सी है। हाँ, एग्जैक्टली। तो उसके लिए अगर आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर देंगे कितनी टाइप्स होती हैं? अब तो अहीर सोशल मीडिया अवेयरनेस ने सब कुछ बता दिया। पेशेंट हमसे ज़्यादा सीख के आए होते हैं, वो हमें सिखा रहे होते हैं, सबको सब कुछ पता है, ट्रस्ट मी। गांव की बच्चियां आती हैं, उनको भी सब कुछ पता है। अब ये पुरानी बातें रह गई हैं कि पेशेंट को अपनी स्किन टाइप नहीं पता, सब पता है थैंक्स टू सोशल मीडिया। ठीक है, तो हल्दी इसी तरह एक बेहतरीन मास्क मैं बताती हूँ जो आप ग्लो का पूछ रहे थे, ओट मील और हनी मास्क, उससे इतनी ग्लो आती है, आप कहीं भी जाने से पहले लगा लें। मैं बच्चियों को बताती हूँ जो फोडिंग नहीं है, जो हमारा स्टाफ है, कहीं जाने से पहले जो सफ़ेदी होती है अंडे की, सिर्फ सफ़ेदी को बहुत बीट करें, उसका फोम बन जाए, वो फेस पे लगाएं, ऐसा बोटॉक्स की तरह खिंचाव आता है, फिर आप जो मर्जी लगा के जहाँ मर्जी जाने जाएं। सो ये दीज थिंग्स वर्क। मतलब मैं रोज वाटर इसमें यस, रोज वाटर भी ज़बरदस्त चीज़ है, बट वो भी ओवर ड्राइंग कर देता है। अगर तो मैं अब यूज़ कराती हूँ बच्चियों को शादी से पहले विद ग्लिसरीन, ठीक है, ज़बरदस्त चीज़ है, उससे ग्लो भी आती है। ग्लिसरीन एंड रोज वाटर ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो अगर आम रूटीन में, यानी कि हमारी एक मेल के लिए क्या रूटीन, स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए कि उसको सुबह उठ के क्या काम करने चाहिए? और क्लेंजिंग, सुबह उठ के मुंह धोएं, ज़रूर धोएं। अगर आपको लग रहा है उफ मैं तो रात को धो लिया था तो अब मैं क्यों धोऊं, नहीं, आप क्लेंज योर फेस, पुट विटामिन सी आपको एंटीऑक्सीडेंट है, ब्राइटनिंग करता है, आपको बहुत सी उससे बचाता है। और विटामिन सी लगाने के 15 मिनट बाद आप सनस्क्रीन लगा लें। लड़कों के लिए और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सनस्क्रीन लगा ली। उसके बाद रात को आप दोबारा मुंह धोएं, अच्छी तरह मुंह धोएं। उसके बाद जो भी, अगर तो आपके रिंकल्स आ गए हैं, फिर आप रेटिनॉल यूज़ करें, ठीक है। और उसके अलावा विटामिन सी अगर आपको दिन में सूट करिए तो रात को भी यूज़ कर लें। उसके बाद अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाएं, दैट्स इट। और ख़वातीन के लिए, ख़वातीन के लिए तो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो इट्स जिसके चेहरे पे जो जो मसले हैं वो तो एक लंबी लिस्ट ऑफ या फेहरिस्त बन जाती है चीज़ों की। मगर स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप 10 दिन बगैर स्किन केयर के देख लें, इतनी स्किन डल हो जाती है, क्योंकि हमारा मौसम ऐसा ना जी। तो ख़वातीन के लिए अगर हम कहते हैं कि आम रूटीन जो एक्सपेंसिव भी ना हो, तो क्या होना चाहिए कि कम पैसों में? सबसे पहले तो महंगा या सस्ता सन ब्लॉक खरीदें, ठीक है। सनस्क्रीन बहुत 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 जरूरी है। मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड? मेडिकेटेड की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस मैंने बोला उसमें सिर्फ ये देखें कि उसमें टाइटेनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है। अब जितने प्लेयर्स यूज़ करते हैं आपको तो उनका वाइट कास्ट जो आ जाती है, दैट वाइट कास्ट इज बिकॉज ऑफ जिंक ऑक्साइड, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। अगर आपको लग रहा हो ये तो मुझे बहुत वाइट कर है, आप उससे पहले मॉइस्चराइज़र लगा लो तो वो ब्लेंड इन हो जाता है। और फिर आप ग्लो का पूछ रहे थे, तो बहुत सी चीज़ें हैं स्किन केयर में जो आप गीले मुंह पे लगाते हो, जैसे हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड भी कुछ अरसे से आया है मार्केट में और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। वो आप गीले डैम्प फेस पे लगाते हो तो वो आपको बहुत रेडियंस और प्लम्प स्किन देता है। उसके ऊपर फिर ये लाइट वेट होता है, उसके ऊपर फिर आप अपने सीरम्स लगाएं। फिर आप लाइट चीज़ों से हैवी की तरफ आते हो, फिर सीरम्स आ गए, फिर आपके मॉइस्चराइजर्स आ गए। फिर अगर सर्दियाँ हैं तो आप मॉइस्चराइज़र के ऊपर भी ऑयल लगा लो और लॉक कर लो, वो हर चीज़ लॉक हो गई।
और सुबह वेक अप विद अ फ्रेश फेस। अच्छा, अब डॉक्टर साहब हमारे लिए क्या क्या टिप्स हैं जो लोग मीडिया के लोग हैं जिनका जो लाइट्स के साथ एक्सपोजर बहुत रहता है, जिनके न्यूज़ कास्टर्स हैं या प्रोग्राम एंकर्स हैं, जिनको हर टाइम दो चीज़ें करनी है, एक तो मेकअप करना है, दूसरा लाइट्स के साथ एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो उनको किस तरह की रूटीन अपनी रखनी चाहिए, स्किन केयर रूटीन? उनको भी जी एक तो सन ब्लॉक लगा के आप लोग कैमरा के सामने आएँ, क्योंकि जितनी भी लाइट्स हैं हमें नहीं पता किस में क्या यूवी रेज कितनी ज़्यादा है, कम है, कौन सी लाइट है, ब्लू है, येलो है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है लाइट्स का। और दूसरा प्रोग्राम हो गया तो सबसे पहले गेट रिड ऑफ योर मेकअप, क्योंकि जो आपके पोर्स होते हैं उसमें क्लॉगिंग शुरू हो जाती है डेली मेकअप कर करके, तो उससे फिर स्किन एजिंग की तरफ चली जाती है, यानी कि जैसे हमारा एक्ने की तरफ। उसको वॉश करें। हाँ, वॉश करें, कीप योर फेस हाइड्रेटेड, मिस्ट साथ रखें उसमें, चाहे रोज वाटर रखें, कुछ नहीं है तो सिंपल पानी रखें उसमें और स्प्रे करते रहें। इवन हमारा तो 9 महीने ही गर्म होते हैं, सिर्फ 3 महीने की सर्दियाँ हैं, और मैं तो सर्दियों में भी पेशेंट्स को कराती हूँ, बिकॉज हमारी सर्दियाँ भी स्किन को बहुत ड्राई कर देती है ना, कोई अच्छी सर्दियाँ तो हमें नहीं मिलती, इंतहाई ड्राई विंटर्स होती हैं हमारे। तो बस ये, और अपने पास हर वक्त एक मिस्ट रखें, स्प्रे करते रहें। ठीक है। आजकल तो बहुत ज़बरदस्त विटामिन सी स्प्रेज आ गए हैं जी, वो भी स्किन को बहुत फ्रेश और ग्लोई रखते हैं। और वो कितनी दफ़ा उसका वो होना चाहिए? जितनी दफ़ा मर्जी, एवरी 30 मिनट्स यू कैन यूज़ इट। ठीक है। और दूसरा प्लस अपने सन ब्लॉक को रिपीट ज़रूर करें 4 to 5 आवर्स के बाद, मतलब दिन में सन ब्लॉक एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा ज़रूर, 2 दफ़ा लगाना चाहिए। यस। अच्छा, इसके साथ जो बहुत ज़्यादा लोग मेकअप करते हैं, ख़वातीन बाज़ हर टाइम उनको देखते हैं कि वो बड़ी वेल मेंटेन्ड रहती हैं, तो वो ये ज़्यादा मेकअप जो है, ओवर मेकअप जिसको हम कहते हैं, ये कितना नुकसानदेह है? बहुत नुकसानदेह। देखिए, आप अपनी स्किन को ब्रीद ही नहीं करने दे रहे हो, और बहुत से तो पेशेंट्स वॉक इन उससे कि हम मेकअप के साथ ही सो जाते हैं। दैट्स द वर्स्ट यू कैन डू टू योर स्किन। आप ब्रीद ही नहीं उसको करने दे रहे हो स्किन को, यानी कि सोने से पहले हमेशा जो स्किन है वो उसको रिमूव योर मेकअप, डबल क्लेंस करें ताकि अंदर क्लॉग्स के पोर्स के अंदर भी जो क्लॉगिंग है वो भी क्लीन हो। डबल क्लेंस करें, रेस्ट दें 15-20 मिनट्स का, फिर अपनी स्किन केयर करें एंड देन गो टू बेड। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो स्पेशलिटी है डॉक्टर साहब आपके, वो एज अ डेंटिस्ट है, तो ओरल हेल्थ केयर जो है वो कितनी ज़रूरी है? जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओरल हेल्थ केयर तो हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। मतलब यू हैव टू ब्रश ट्वाइस अ डे विद अ फ्लोराइड टूथपेस्ट। आप अपने डेंटल चेकअप्स एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर रखें। ज़रूरी कुछ भी नहीं है, फिर भी जस्ट गो एंड सी योर डेंटिस्ट ट्वाइस अ ईयर। ठीक है। गपशप लगाने के लिए चले जाएं, बट उनको पता होना चाहिए कि आपके दांतों में, आपके गम्स में, मसूड़ों में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। और फ्लॉसिंग बहुत ज़रूरी है। जो हम खाना खाते हैं फंसे ना, हल्का सा खाना फंस गया उसके ऊपर बैक्टीरिया काम करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा और वहाँ पे कैविटी बन जाएगा या मुंह से बदबू आने लग जाएगी जी। इसी तरह ये बस 3-4 चीज़ें। उसके लिए भी कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। जितना आप पानी पियेंगे, आपके बहुत से दांतों के मसाइल, मुंह के मसाइल, बदबू के मसाइल हल हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा इशू होता है, कुछ लोग बात करते हैं तो मुंह से स्मेल आ बैड ब्रेथ, यस। तो इसका इसकी वजह क्या होती है और इससे बचा कैसे जा सकते हैं? अच्छा, इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है कि आप जितना मर्जी पेशेंट हमसे झूठ बोले, हमें नज़र आ रहा होता है कि नहीं, ब्रशिंग ठीक नहीं है। ठीक है। एक तो ब्रशिंग इंप्रूव कर, फिर कैलकुलस लगा हुआ होता है जिसको हम स्केलिंग उस वक्त चंद औजारों की मदद से हम वो उतार के दिखाते हैं। पेशेंट समझते हैं हमने उसका दांत उतार दिया, हमने दांत नहीं उतारा। वो आपका जो बिल्डअप ओवर द टाइम पीरियड हुआ है जब आपने ब्रशिंग ठीक नहीं की, वो कैलकुलस, पहले प्लैक बनता है जो पीली लेयर आप अक्सर देखते हो, क्रीम सी आ जाती है, उसे प्लैक कहते हैं। अब आपने कुछ दिन उस प्लैक को भी नहीं उतारा, ब्रश ही नहीं किया, तो फिर वो कैलकुलस बन जाता है हार्ड। फिर उसको हमें रिमूव करना पड़ता है औजारों की मदद से, स्केलिंग करके। स्केलिंग होगी, पॉलिशिंग करते हैं हम ऊपर। पॉलिशिंग से कुछ दिन वैसे बैक्टीरिया चिपक ही नहीं पाता, दांत इतने अच्छे, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि आप खा पी रहे हो तो वो पॉलिशिंग भी देर तक नहीं रहती है, तो उसकी वजह से कुछ लोगों का मैदे के मसाइल होते हैं, इसलिए बैड ब्रेथ होता है। लेकिन 90% इसीलिए होता है कि आपकी ओरल हाइजीन इज वेरी पुअर। अच्छा, आपने यू आर अ स्मोकर, इस वजह से 2 दफ़ा वर्ड यूज़ किया कि ब्रशिंग ठीक नहीं होती। हाँ, इसका क्या मकसद है कि ब्रशिंग की बस गए वॉशरूम में और ब्रश किया और बाहर आ गए? नहीं, आपने एटलीस्ट 3 मिनट्स ब्रश, 3 नहीं तो एटलीस्ट 2 मिनट्स तो ब्रश करें। अच्छा। हाँ, छोटे बच्चों के लिए वो एक होता है ना छोटा सा आवर ग्लास, हम वो लगाते हैं कि बच्चों को पता हो कितनी देर करना है, और फ्रंट पे कितनी देर करना है, बैक पे। फिर यू हैव टू क्लीन योर टंग। बैड ब्रेथ के बहुत से केसेस मैंने बहुत आराम से सॉल्व कर लिए कि पेशेंट टंग नहीं क्लीन कर रहा था। यू हैव टू ब्रश योर टंग ऑल्सो। तो वो जो सारा बैक्टीरिया था वो टंग पे आ रहा था और वो सारी बदबू उधर से आ रही थी। ठीक है। तो टंग क्लीन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट दांत क्लीन करना है। अच्छा, ये ज़बान साफ करें। और अगर स्पेशली कोई स्मोकर्स हैं या जो पान खाने वाले लोग हैं, उनके लिए कितना नुकसानदेह है? देखिए, पान और छालिया तो सीधा आपको कैंसर की तरफ लेके जा रहा है, जो आपके मुंह के कैंसर हैं आपके, तो वो तो अ बिग नो। चाहे आपको उसके लिए थेरेपी लेनी पड़े, आपको किसी और चीज़ पे स्विच करना पड़े, बट
अ बिग नो टू पान एंड छालिया एंड ऑल्सो सिगरेट ऑब्वियसली, बट पान और छालिया तो तबाही मचा देते हैं। तो आजकल डॉक्टर साहब बड़ा ट्रेंड चल रहा है वेप का और उनके तो और भी ज़्यादा, उनका तो कहने कि इससे सिगरेट से भी ज़्यादा हार्मफुल जो अभी लेटेस्ट उनके ऊपर आए हैं प्रिंट, जितनी भी जर्नल्स पब्लिश हुई हैं उसमें ये बता रहे हैं कि वो तो लंग कैंसर की सबसे बड़ी कुछ अरसे में वजह वेपिंग होगी। अच्छा, क्योंकि ये तो फैशन भी बन गया ना कि अपने हाथ में वेरी हार्मफुल, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल उनको लग रहा है कि बड़ी सेफ चीज़ है ना, नहीं, उसकी सिर्फ पैकेजिंग सेफ है और बड़ी स्टाइलिश है, इट्स नॉट सेफ फॉर यू एंड योर लंग्स। और फॉर डेंटल केयर, फॉर डेंटल में ऐसा वो कुछ नहीं है, बट एनीथिंग जो कि धुआं अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है ऑब्वियसली वो ठीक नहीं है। कर सकते हैं। तो इसमें ओरल हाइजीन केयर जो है वो क्या होनी चाहिए, कितने टाइम ब्रशिंग होनी चाहिए? देखिए 2 दफ़ा ब्रश करें, एक अच्छी फ्लोराइड टूथपेस्ट है, फ्लोराइड दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। माउथ वॉश बहुत ज़रूरी है, जो कोई बैक्टीरिया रह जाता है जो टूथपेस्ट नहीं कवर कर सकती तो वो माउथ वॉश से कवर हो जाता है। माउथ वॉश करने की आदत होनी चाहिए, 1 महीना यूज़ करें, 2 महीने ना यूज़ करें, फिर 1 महीना, 1 दिन छोड़ के 1 दिन यूज़ करें। इट शुड बी ऑन योर वॉशरूम शेल्फ। ठीक है, माउथ वॉश बहुत ज़रूरी है। इसी तरह फ्लॉसिंग की आदत होनी चाहिए, आपकी जेब में, आपके पर्स में हर वक्त फ्लॉस होना चाहिए कि कोई चीज़, टूथपिक क्योंकि हम रिकमेंड नहीं करते ना, हम फ्लॉसिंग रिकमेंड करते हैं। टूथपिक हार्म कर देता है, आपके नुकसान पहुंचाता है आपके मसूड़ों को। सो फ्लॉसिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह पानी पीना, फिर हम बच्चों को कहते हैं एप्पल्स खाएं, बड़ों के लिए भी एप्पल खाने से भी दांत असल में स्ट्रॉन्ग होते हैं। अच्छा, यस। इसी तरह जो वो सारी चीज़ें जो आपके गम्स को मजबूत करती हैं वो सारी चीज़ें अपनी डाइट में डालें। जैसे अभी स्किन केयर के हवाले से मुझे बताना था कि जैसे ओमेगा 3 और ओमेगा 6 है, तो ओमेगा 3 तो आपको मिल जाता है मछली में मिल जाता है। हाँ, तो ओमेगा 6 नट से, ये बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं। दोनों चीज़ें आपको पाकिस्तान में इजीली आपके खानों में नहीं है, या जिन खानों में बहुत महंगी हैं, तो इसीलिए आप सीड्स को अपनी डाइट में डालें। फ्लैक्स सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, ये सारी चीज़ें आपकी स्किन के लिए बेहतरीन है, आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए बेहतरीन है। और नट्स भी बहुत, मगर नट्स जब हम खाना शुरू करते हैं तो हम मुट्ठियों की मुट्ठियाँ खा जाते हैं, नहीं, बहुत थोड़ा, जैसे एक आपके पाम साइज मिक्सचर ऑफ ऑल द नट्स जो अवेलेबल हैं पूरा साल खाएं, ये नहीं कि सिर्फ सर्दियों में खाएं। उसमें 3-4 बादाम, 2-1 अखरोट, किशमिश, गर्मियों में भी होनी चाहिए, जस्ट एक आपके पाम साइज जो आपकी इस मुट्ठी में पूरी आ जाए, क्योंकि वो बेहतरीन सोर्स है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का, वो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि मसूड़ों से खून आता है जी, तो इसकी क्या वजह होती है? मसूड़ों से भी खून इसीलिए आ रहा है जब आपकी ब्रशिंग ठीक नहीं है। ठीक है, और वो स्वेलिंग हो जाती है क्योंकि हल्की सी भी कोई चीज़ मसूड़े को इरिटेट कर रही है, वो कैलकुलस जो है वो फंस के अंदर, तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए फिर टूथपेस्ट हैं, फिर हम इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स हैं, वो बुला के वही स्केलिंग करते हैं, दांतों की कंप्लीट सफाई करते हैं, मसूड़ों को साफ़ करते हैं पूरी तरह, और फिर 5-6 दिन के लिए एक दवाई पे डालते हैं ताकि फ़िलहाल तो ब्लीडिंग कंट्रोल हो, साथ में हम ट्रीटमेंट कर देते हैं तो कंट्रोल। ये सारी चीज़ें रिवर्सिबल हैं। और ये जो दांतों की सफाई डेंटिस्ट करते हैं, ये कितना ज़रूरी है? ये कितने ये वंस अ ईयर, बहुत से लोगों को तो ट्वाइस अ ईयर करानी चाहिए, बट वंस अ ईयर तो मस्ट ज़रूरी है। कुछ लोगों, क्योंकि टूथब्रश वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता, ठीक है, जहाँ तक हमारे इंस्ट्रूमेंट्स पहुँचते हैं। फिर दूसरी एक बात ये जी कि सुबह उठते ही ब्रश कर लेते हैं, उठते ही बेड से सीधा, और फिर नाश्ता। अब नाश्ते में ऑरेंज जूस पी रहे हैं, नाश्ते में चाय पी रहे हैं। अब जब आपने ब्रशिंग की तो आपके पोर्स, माइक्रो चैनल्स होते हैं दांत में, वो ओपन हो गए, बाहर आके आपने कलर्ड ड्रिंक पी ली, जूसेस पी लिए, चाय, इससे दांत डिस्कलरेशन की तरफ चले जाते हैं। आपने रात को ब्रश किया हुआ है, आप सुबह उठें, कुली करें, नाश्ता करें बेहतरीन, उसके बाद जाके टूथ ब्रश करें, ब्रेकफास्ट के बाद करें। यस, क्योंकि आपने रात को किया हुआ है। ठीक है, ठीक है और ना? अगर रात को नहीं किया तो फिर नहीं, रात को करना ही करना है, रात को तो टूथब्रश छोड़ा जा ही नहीं सकता। ठीक है, आप सोएंगे कैसे ब्रश के बगैर? ठीक है, आपने रात को तो समझे कि चाहे आपको अलार्म लगाना पड़े, टूथब्रश करना है, सुबह उठें, कुल्ली करें आराम से और नाश्ता करें उसके बाद, वरना तो फिर आपके दांत पीले होते चले जाएंगे। आप कॉफ़ी पी रहे हो, चाय पी रहे हो, यही चीज़ें तो हम खाते हैं ना, अंडा खा रहे हो, उसकी वो है जर्दी है, सारी चीज़ें आपके दांत को लग रही हैं क्योंकि माइक्रो चैनल्स, माइक्रोपोर्स आर ओपन, क्योंकि आप अभी ब्रशिंग करके आए हो। बिल्कुल। अच्छा, सेंसिटिविटी का जो मामला होता है, ठंडा गर्म लगता है, उसकी क्या वजह? वो भी यही है कि ओवर द टाइम आपकी रूट्स जो हैं वो एक्सपोज होना शुरू हो जाती हैं, या आप कुछ लोग बहुत ज़्यादा बर्फ़ें खाते हैं, ठंडे पीते हैं, उनका लाइफस्टाइल ही वो है, उससे दांत सेंसिटिव हो जाते हैं। तो बहुत सी दवाइयाँ हैं वो हम देते हैं, या टूथपेस्ट बहुत सी मेडिकेटेड सेंसिटिविटी के लिए, उनसे ये भी रिवर्सिबल है, सेंसिटिविटी इज़ ऑल्सो रिवर्सिबल। ठीक है। फिजी ड्रिंक्स और आइसक्रीम्स का ज़्यादा इस्तेमाल, वो भी बहुत गलत, बहुत जी, बहुत नुकसानदेह। फ्रिजी ड्रिंक्स तो बिल्कुल भी नहीं देखें, वो तो आपको बिल्कुल ही तबाह कर रही हैं, ठीक है ना? तो मैं एक जगह बैठी हुई थी, मेरे आगे कोक पड़ी हुई थी, तो एक थाई वुमन केम एंड शी सैट नेक्स्ट टू मी,
तो वो चीखें मारने वाली होगी कि तुम कैसे कोक पी रही हो, तो मैं थोड़ी होगी कि भाई अपने पैसों की पी रही हूँ, क्या हो गया। तो उसने कहा कि मतलब कैसे तुम पाकिस्तानी कोक पी लेते हो। और जब उसने मुझे अपनी एज बताई, शी वाज 59 एंड लिटरली शी लुक 35 की लग रही थी। तो वो कहते हैं कि हम लोग थाईलैंड में तो फ्रिजी ड्रिंक सोचा ही कभी नहीं, कभी खरीदी ही नहीं, कभी घर ही नहीं लाए। मतलब ये इतनी सच हेल्दी हैबिट्स। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं, बहुत। वी हैव टू से नो टू शुगर्स आपकी स्किन के लिए, जैसे मैंने बताया कोलेजन डिस्ट्रॉय। इसी तरह फॉर योर टीथ, छोटे छोटे बच्चों को हम चुप करा रहे हैं, टीदर वो दे के टॉफ़ी दे दो, ये दे दो, या वो जो चूसनी दे दो मुंह में, बिल्कुल गलत। बैक्टीरिया का हब है वो जो आपका सूदर है, यस। और माएँ बच्चों के मुंह में डाल देती हैं। आप उसको हर दफ़ा स्टरलाइज करते हो और मुंह में डालते हो, बच्चा फिर गिराता है, क्या दोबारा 30 मिनट्स? नहीं, कोई ऐसा नहीं कर रहा। तो बच्चे बीमार ही छोटी एज में इसलिए होते हैं। मैंने 3 बच्चे बड़े किए हैं माशाल्लाह बगैर सूदर के। आई ऑलवेज प्राउडली टेल दिस। ये मतलब क्यों, वाई? आपने बच्चा पैदा किया, आपकी जिम्मेदारी है। आप क्यों ये शॉर्टकट्स क्यों ढूंढ रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सारी बीमारियां, जब जैसे बच्चे ने रोना शुरू किया तो उसको वो दे देते। बिल्कुल। तो इसलिए बिल्कुल, फिर उससे दांत खराब। जितने हमारे लिए तो बेहतरीन चीज़ है कि जितने आएंगे पेशेंट्स हमारे पास, हम तो औरतों के पेशेंट्स, तो आपको पता है फिर हमें बहुत अच्छे लगते हैं जो बच्चों को ब्रेसेस लगाते हैं हम। लेकिन वो सारे बच्चों की आप हिस्ट्री कर लें, उन्होंने बचपन में सूदर्स लिए हैं। अच्छा, ये ब्रेसेस से दांत वाकई सीधे हो जाते हैं? ज़बरदस्त हो जाते हैं, बहुत। आजकल वो एक और वो ट्रांसपेरेंट वाला हाँ जी, एलाइनर्स उनको बोलते हैं जी। वो तो बल्कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बिकॉज उसमें बच्चों को तंग नहीं होना पड़ता, बार बार क्लिनिक नहीं आना पड़ता, वायर टूट गई, ये टूट गया, ज़ोर से कुछ चीज़ खा ली तो ब्रैकेट उतर गया। तो ये उन लोगों के लिए है जो वर्किंग है, जो बार बार क्लिनिक में अपॉइंटमेंट के लिए नहीं आ सकते, या जिनके बड़े 40 to 50% तक इशू है। इतना इशू है ही नहीं, तो बस वो पहन लिया।